क्या फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियों को रिजर्व लगता है और आप कैसे जान सकते हो कि आपकी बाइक की टैंक कैपेसिटी क्या है और हमें फुल कराने से क्या मतलब है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। पहले हमारे बाइक्स में देखने को मिल जाते थे कार्बोरेटेड इंजन जिसमें लगता था रिजर्व, और ये रिजर्व एक पेटकॉक मैकेनिकल कंपोनेंट की वजह से लगता था जिसमें होते थे 3 वॉल्व ऑन ऑफ एंड रिजर्व, और ये रिजर्व हमें मैनुअली ऑन करना पड़ता था। बट अभी आ गए हमारे फ्यूल इंजेक्टेड बाइक्स जिसमें हमें कुछ भी मैनुअली ऑन नहीं करना पड़ता है, सब इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं, सेंसर्स यूज होते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत पहले ही इंडिकेशंस मिल जाते हैं जब हमारा फ्यूल लो होने लगता है। सो ये भी एक प्लस पॉइंट है, और इसमें हमारे रिजर्व जैसा कुछ नहीं लगता है, ना ही हमें कुछ मैनुअली चेंज करना पड़ता है। अब जो ये कार्बोरेटेड इंजन थे इसके बहुत ही ज्यादा ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि इनका पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था, प्लस इसमें थ्रॉटल रिस्पॉन्स था वो काफी डिले होता था, प्लस हाईली सेंसिटिव टू अल्टीट्यूड्स होते थे। बट हमारे जो अभी फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है वो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली काम करते हैं और बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। इवन जो हमारा फ्यूल है वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली यूज होता है और कंबशन होता है उसमें, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा कम प्रोड्यूस होता है। जो फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है उसमें जब हमें इंडिकेशंस आते हैं, जब हमें फ्यूल गॉज इंडिकेशंस देता है, उसके बाद हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि वो गाड़ी को रिजर्व लग चुका है। बट ये पहले जैसा रिजर्व नहीं है कि गाड़ी रिजर्व के पहले झटके खा रही है, थोड़ी सी परफॉर्मेंस लो हो रही है। इसमें हमें परफॉर्मेंस जब तक फ्यूल जीरो नहीं हो जाता तब तक हमें जो परफॉर्मेंस है वो एक जैसी मिलती रहती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब पहले क्या होता था कि जो कार्बोरेटेड इंजन है उसमें 2 पाइप्स आते थे, एक मेन एंड देन वो सेकंड वाला जो रिजर्व का होता था। तो मेन वाला जो है वो हमारा नॉर्मल टाइम पे चलता था जब फ्यूल टैंक का हमारा फ्यूल यूज हो रहा है। बट जब हम रिजर्व पे जाते थे तो हमें वो जो पाइप है वो नेक्स्ट छोटी वाले पाइप पे शिफ्ट हो जाता था, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाती थी, एंड वो सब हमें मैनुअली करना पड़ता था। बट अभी जो फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है उसमें बहुत ही ज्यादा प्रिसाइजली जो फ्यूल गॉज है वो मेजर करता है। अब ये फ्यूल इंजेक्टेड इंजन काम कैसे करते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि हमारा ब्रेन है प्लस हमारी सेंसरी ऑर्गन्स है, ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक इसमें यूज करता है हमारा, जिसमें ECU नाम की एक चीज होती है, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम, जो एज अ ब्रेन काम करता है। प्लस और जो सेंसर्स हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा थ्रॉटल पोजीशन है, देन लोड है, फ्यूल लेवल है, ये सब जो अलग अलग पैरामीटर्स है ये मॉनिटर करता है, मेजर करता है, और सब वैल्यूज को ECU को देते हैं, और ECU इन सब कैलकुलेट करता है कि कितना फ्यूल जो है एफिशिएंट कंबशन के लिए चाहिए, और अकॉर्डिंग टू थ्रॉटल पोजीशन कितना फ्यूल बर्न होना चाहिए और बाइक को कितनी पावर मिलनी चाहिए। तो ये सब ECU कैलकुलेट करता है, और उसके बाद हमारा जो पंप है, हमारा फ्यूल पंप, तो वो प्रेशराइज करता है हमारे फ्यूल को, ताकि हमारे जो फ्यूल इंजेक्टर्स है वहां तक हमारा फ्यूल पहुंच सके। और कितना फ्यूल जाएगा ये हमारा ECU डिसाइड करता है। देन वो नोजल्स में जाता है, और नोजल्स के बाद वो डायरेक्ट स्प्रे होता है टू आवर कंबशन चैम्बर। तो कंबशन चैम्बर में ये एयर के साथ मिक्स होता है, और जो हमारा स्पार्क प्लग है, स्पार्क प्लग से इग्नाइट होता है, हमारा यहाँ पे इग्निशन होता है, और जो यहाँ पे गैस प्रेशर है जो क्रिएट होता है, देन वो पिस्टन पे पड़ता है, और पिस्टन से क्रैंकशाफ्ट मूव होता है, जिसकी वजह से जो हमारा पावर जो ट्रांसफर होता है क्रैंकशाफ्ट टू व्हील्स, और फाइनली हमारी गाड़ी चलने लगती है। तो ये सब हो गया हमारे फ्यूल इंजेक्टेड जो इंजन है वो कैसे काम करते हैं। बट अभी ये सब प्रोसेस जो है एक लूप पे चलती है, एंड हमारी इंजन काफी ज्यादा हीट होता है, तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए अब यहाँ पे आता है काम हमारा कूलेंट। तो कूलिंग सिस्टम जो होता है हमारे 2 टाइप के होते हैं, ऑयल कूलिंग प्लस एक होता है लिक्विड कूलिंग, और हमारी वी-स्ट्रॉम में यूज होता है इथिलीन ग्लाइकोल OAT। अब OAT से मतलब है ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी, जिसकी लाइफ जो है वो कम से कम 5 साल होती है, जो कि और ये जो कूलिंग सिस्टम है इसमें जो कूलेंट होता है वो हमारे पूरे इंजन से फ्लो करता है और हीट एब्जॉर्ब करता है जो हमारे इंजन में कंबशन की वजह से क्रिएट हुई है, और उस जो हीट को देन रेडिएटर पे ट्रांसफर करता है, एंड देन वो एयर में ट्रांसफर हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारे इंजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। और मेनली जो टेम्परेचर हमारा मेंटेन करना है, जिसका जो इशू आ सकता है वो है पिस्टन पे। तो पिस्टन का जो टेम्परेचर है वो हमें कंट्रोल करना पड़ता है, बिकॉज उस पर कंटिन्यूसली जो गैस है, जो हीटेड गैस है, उसका प्रेशर पड़ रहा है, एंड वो काफी ज्यादा हीट हो जाता है, और वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पे उस केस में हमारा जो कूलेंट है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो आता है फ्यूल पंप। तो फ्यूल पंप भी हमारा बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, क्योंकि फ्यूल पंप हमारा यहाँ पे जो फ्यूल है वो नोजल्स तक पहुंचाता है, प्लस उसका जो फ्यूल का प्रेशर है वो क्रिएट करता है, ताकि
जो कंबशन के टाइम पे वो एक जो अप्रोप्रिएट प्रेशर है उससे वो कंबशन चैम्बर में जा सके। अब ये जो फ्यूल पंप है वो 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे पहला आता है मैकेनिकल फ्यूल पंप, देन आता है इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप, और जो वैक्यूम फ्यूल पंप है वो काफी रेयर यूज होता है। हालांकि जैसे कि अगर जो छोटे डर्ट्स बाइक है वो हो गए या स्कूटर्स थे उनमें यूज होता है, और जो मैकेनिकल फ्यूल पंप है वो हमारा पहले कार्बोरेटेड इंजन के साथ यूज होता था, और जो अभी इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप है वो हमारा फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियों में यूज होता है। तो अभी हम आ जाते हैं फ्यूल टैंक की कैपेसिटी पे। अब पहले तो मैं ये बता दूं कि वी-स्टॉर्म की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 12 लीटर्स। और अभी जो मेन पॉइंट आता है वो ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्यूल जो टैंक है वो फुल करवाने के चक्कर में उसको जो ऊपर के नोजल का जो ब्लेड है उसके ऊपर तक करवा देते हैं कि हाँ भाई अभी फ्यूल फुल करवाना है, एक ही बार में करवा लेते हैं। बट हमें ये चीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी बाइक्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ये बता दो कि जो फ्यूल है वो फ्लेमेबल होता है, प्लस जो इसमें गैसेस होते हैं वो गैसेस या मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फ्यूल है, पेट्रोल है, वो एक्सपैंड होने लगता है। और अगर हमने बिल्कुल ऊपर तक उसको फुल करा है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एक्सपैंड होता है और हमें वहां पे जो बाकी गैस के मॉलिक्यूल्स है वहां पे उनको जगह नहीं मिलती है, और उस केसेस में हमारा जो फ्यूल है वो लीक होने के चांसेस होते हैं। एंड सिर्फ लीक ही नहीं, बहुत सारे चांसेस ऐसे भी होते हैं कि जब कम्बशन होता है तो उस केस में जो लीकेज है वो हमारी पहुंच जाती है ब्रीदिंग ट्यूब में। अब ब्रीदिंग ट्यूब क्या है, कम्बशन के लिए जाता है तो वो केस में क्या होता है कि हमारा वहां पे वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उस वैक्यूम में एयर भरने के लिए हमारी ब्रीदिंग ट्यूब यूज करते हैं, ताकि वो वैक्यूम की वजह से हमारा जो इंजन है उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। और बट अगर हम लोगों ने फ्यूल बहुत ही ज्यादा ओवरफ्लो कर दिया है भरते टाइम, तो उस केस में क्या होगा, हमारा फ्यूल ब्रीदिंग ट्यूब में पहुंच जाएगा और वहां पे आता है चारकोल। तो फ्यूल है, रॉ फ्यूल, वो अब्सॉर्ब कर लेगा चारकोल, जिसकी वजह से जो एयर है वो पास नहीं होगी, वहां पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज हमारे एयर को अंदर आने के लिए जगह ही नहीं है। इसकी वजह से जो हमारा फ्यूल पंप है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, और जिसकी वजह से होगा पावर लॉस। प्लस मैं आपको बता दूं कि जो चारकोल है अगर उसको हम लोग फिर से मेंटेन करने के लिए या फिर अगर चेंज करने के लिए जाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है हमें। जो गाड़ी है चलते चलते झटके खा सकती है या फिर चलते चलते रुक भी सकती है आपकी गाड़ी। तो प्लीज अगर आप गाड़ी में फिल कर रहे हो, अपना फ्यूल टैंक फुल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो नोजल के ऊपर तक फिल करना है। आपको थोड़ा सा गैप रहने देना है ताकि वो ब्रीथ कर सके, एक्सपैंड होने के लिए उसको जगह मिले। तो गाइस याद रखें, नेक्स्ट टाइम से अगर आप फ्यूल टैंक फुल करवा रहे हो तो आपको पूरा फुल टैंक ऊपर तक ओवरफ्लो नहीं करना है। तो अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन यूजफुल लगती है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइस, कमेंट डाउन, लाइक, शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।